दोस्तों आज मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा। आप ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस को देख चुके होंगे, बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा आपको इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन इस वीडियो के ऊपर आप रुको, आराम से नॉर्मल स्पीड में हैंड फ्री लगाकर इस वीडियो को देखो। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा और वन शॉट में एक वीडियो में आपके सारे प्रेपोजिशंस को कवर करूंगा। और ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशन। ऐसा पेयर प्रेपोजिशन का जो बहुत कंफ्यूज करता है, जैसे कि इन और इनटू। इन यूज़ होता है पोजीशन के लिए जहाँ पर मूवमेंट नहीं होती, और इनटू यूज़ होता है जहाँ पर मूवमेंट होती है। जैसे शी इज़ इन द रूम, वह कमरे में है, वो ऑलरेडी कमरे के अंदर है, कोई मूवमेंट नहीं है, बाहर से नहीं आई वो, इसलिए इन आया है। लेकिन अगर मैं कहूँ शी वेंट इनटू द रूम, तो इसका मतलब होगा कि वो बाहर से कमरे के अंदर आई है, यहाँ पर मूवमेंट है। द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल, लड़का ज़मीन पर था और ज़मीन से वो पूल पर कूदा, मूवमेंट आ गई तो इनटू का यूज़ कर लिया हमने। द बुक इज़ इन द बैग, किताबें ऑलरेडी बैग के अंदर ही हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, वहाँ पर रखी हुई हैं, इसलिए इन यूज़ करा। लेकिन अगर मैं कहूँ ही पुट द बुक इनटू द बैग, यहाँ पर मूवमेंट आ गई, किताबें पहले बाहर रखी हुई थी लेकिन उसने बैग के अंदर रखा किताबों को, और मूवमेंट आई है तो इनटू का यूज़ हुआ। द कैट रैन इनटू द हाउस, बिल्ली भागती हुई घर के अंदर चली गई। द कैट इज़ इन द हाउस, बिल्ली ऑलरेडी घर के अंदर ही है, कोई मूवमेंट नहीं है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, लेकिन एग्जामिनर पता है कहाँ पर कंफ्यूज करता है। वो इस तरह का सेंटेंस दे देगा, ही एंटर्ड इनटू द रूम। अब आप कहोगे कि एक आदमी है जो रूम के अंदर आया है, इनटू से ही ये मूवमेंट आ रही है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि एंटर के साथ में कभी भी इनटू नहीं आता। क्योंकि एंटर जो है ना, वो ऑलरेडी इनटू का काम कर रहा है, वो ऑलरेडी मूवमेंट को दिखा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ही एंटर्ड द रूम। तो जहाँ कहीं पर भी एंटर और इनटू साथ में मिले आपको, तो समझ जाना कि सेंटेंस गलत है, इनटू को आपको हटाना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है सर, समझ में आ गया, जहाँ पर भी एंटर मिलेगा वहाँ पर मैं इनटू को हटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी है, अगर कोई एग्रीमेंट है या अलाइंस है, वहाँ पर इनटू आता है एंटर के साथ में। यह है फिक्स प्रेपोजिशन, यहाँ पर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं आपको बताता चलूँगा कि कहाँ पर कन्फ्यूजन आता है, कहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द कंपनी। एंटर के साथ में इनटू लगा हुआ है, तो ये मत सोचना कि गलत है सेंटेंस, ये सही है, फिक्स प्रेपोजिशन है ये। क्या बताया मैंने, अगर एग्रीमेंट है या फिर अलाइंस है तो एंटर के साथ में इनटू ही आएगा। जो भी रूल्स वगैरह हैं वो सब भूल जाओ, एंटर के साथ में इनटू आएगा ही आएगा अगर कोई एग्रीमेंट या अलाइंस है। India entered into an alliance with another nation. She entered into a legal agreement. They entered into a peace treaty. तो जब भी एग्रीमेंट हो, अलाइंस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वहाँ पर एंटर के साथ में इनटू का यूज़ करना है आपको। दोस्तों अब मैं आपको ऑन टू और अपॉन, इसके बीच में डिफरेंस बताऊंगा। बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, और कन्फ्यूजन होगा भी क्योंकि अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। बहुत सारी जो बुक्स हैं या टीचर्स हैं वो आउटडेटेड आपको पढ़ाते हैं। अब कुछ चेंजेस आए हैं रूल्स में, मैं आपको लेटेस्ट बताऊंगा क्या चेंजेस आए हैं। देखो ऑन का तो आपको पता है, किसी चीज़ की पोजीशन को या स्टेट को बताता है, और वो चीज़ पहले से उस सतह के ऊपर मौजूद होती है। जो सरफेस होता है ना वो बदलता नहीं है, और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ के ऊपर है, पहले से ही थी, और टेबल के ऊपर टच कर रही है, तो मूवमेंट नहीं है, पहले से मौजूद है वहाँ पर, इसलिए ऑन का यूज़ करा। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। डस्ट ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर धूल है। शी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, वह फर्श के ऊपर सो गई। बहुत सिंपल है, कुछ खास समझाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऑन टू में क्या होता है, कोई एक चीज़ दूसरी जगह के ऊपर जाती है, वहाँ पर आती है मूवमेंट, और जो सरफेस है ना वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज़ के ऊपर कूद गई। अब बिल्ली हो सकता है ज़मीन पर हो या किसी और कुर्सी वगैरह पर हो, तो उसका सरफेस चेंज हो रहा है, मूवमेंट आ रही है ना। शी थ्रू द बैग ऑन टू द सोफ़ा, उसने बैग सोफे के ऊपर फेंक दिया। बैग या तो उसके कंधे पर होगा या उसके हाथ में होगा, तो उसने फेंका, सरफेस बदला, मूवमेंट आ गई, इस वजह से ऑन टू का यूज़ हुआ है। बहुत आसान है ये भी। अब देखो दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि जो यूसेज मैंने आपको ऑन टू का बताया ना, मूवमेंट वाला, वो यूसेज आपका अपॉन में बताया जाएगा बहुत सारी बुक्स में, या बहुत से टीचर्स भी आपको ऐसा बताएंगे कि अपॉन वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर मूवमेंट होगी। और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले अपॉन का यूज़ वही था जो ऑन टू का है। अपॉन मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूसेज बदल गया। अगर आप पुराने लिटरेचर को पढ़ोगे, पोइट्री वगैरह पढ़ोगे, क्लासिकल यूज़ तो इसका यही है कि जहाँ पर मूवमेंट है वहाँ पर अपॉन का यूज़ करो। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, कुछ साल पहले तक तो इसका यूसेज बिल्कुल ठीक था,
लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश आपसे ये कहती है कि बेहतर होगा कि आप अपॉन की जगह पर ऑन टू का यूज़ करो। तो इसलिए अगर एग्जाम में आपके पास में चॉइस आए अपॉन और ऑन टू की और वहाँ पर मूवमेंट हो तो अपॉन को मत लिखना, ऑन टू को लिखना। ही जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स होगा, ही जम्प्ड अपॉन द हॉर्स नहीं होगा, अपॉन के यूसेज बदल गया। और ये होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस हर साल होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो अब यूज़ नहीं होते, और आज जो हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं हो सकता है कल को वो ना हो। तो इंग्लिश ना बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, बहुत सारे चेंजेस इसमें होते रहे हमेशा से और आगे भी होते ही रहेंगे। तो अभी मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ कि इसका यूज़ ये है। अब सवाल ये आता है कि सर अपॉन का यूज़ कहाँ पर करें। देखो मॉडर्न इंग्लिश में अपॉन का यूसेज बहुत कम हो गया, बहुत लिमिटेड हो गया, और आने वाले टाइम में ये वर्ड ख़त्म ही हो जाएगा। हर जगह पर जहाँ पर अपॉन यूज़ हो सकता है वहाँ पर ऑन भी यूज़ हो सकता है। बस सिर्फ एक इडियम है, वंस अपॉन अ टाइम, बस इसको छोड़ दो, यहाँ पर अपॉन ही आएगा। बाकी सब जगह पर जहाँ पर अपॉन यूज़ कर रहे हो आप वहाँ पर ऑन भी यूज़ हो सकता है। जैसे अपॉन का यूज़ किया जाता है इमीडिएट एक्शन के लिए, एज सून एज के लिए। अपॉन अराइवल ही कॉल्ड मी, आते ही उसने मुझे फ़ोन किया। अपॉन हियरिंग द न्यूज़ शी क्राइड, खबर सुनते ही वो रो पड़ी। अपॉन सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। इन सब जगहों के ऊपर ऑन यूज़ कर लो। ऑन अराइवल ही कॉल्ड मी, ऑन हियरिंग द न्यूज़ शी क्राइड, ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। अच्छा एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अपॉन की जगह पर आप ऑन को तो लिख सकते हो, लेकिन ऑन की जगह पर आप हर जगह अपॉन नहीं लिख सकते। जो यूसेज मैंने आपको अभी बताया ऑन का, जिसमें मूवमेंट नहीं होती, जिसमें सिर्फ पोजीशन को बताया जाता है, स्टेट को बताया जाता है, वहाँ पर हर जगह पर आप ऑन की जगह पर अपॉन यूज़ कर सकते हो। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, आप कह सकते हो द बुक इज़ अपॉन द टेबल। ही सैट ऑन द चेयर, आप कह सकते हो ही सैट अपॉन द चेयर, कोई फ़र्क नहीं है मीनिंग में। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल, द पिक्चर इज़ अपॉन द वॉल। द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, द कैट इज़ स्लीपिंग अपॉन द सोफ़ा, कोई फ़र्क नहीं है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अक्रॉस और थ्रू। अक्रॉस का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब आप एक तरफ से दूसरी तरफ पे जाते हो। जैसे मान लो कोई रोड है, आप लेफ़्ट साइड पर खड़े हो, लेफ़्ट से आप राइट की तरफ जाओगे, रोड को पार करोगे तो आप अक्रॉस कर रहे हो, एक तरफ से दूसरी जगह पे जा रहे हो। कोई नदी है, आप तैर कर जा रहे हो उस पार, तो अक्रॉस आएगा। लेकिन थ्रू का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में से होकर गुजरते हो। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को तैर कर पार कर गया, नदी की एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर गया मैं। ही वॉकड अक्रॉस द रोड, वह सड़क को पार करके गया। शी रैन अक्रॉस द फील्ड, इसका यह मतलब होगा कि वो मैदान के ऊपर दौड़कर उसको पार करके चली गई। ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, क्या मतलब होगा इसका, कि वो मेरा सड़क के उस पार, जो दूसरी वाली साइड है सड़क की, वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। सॉरी, इंतज़ार कर रहा है, प्रेजेंट टेंस है ना। लेकिन थ्रू का यूज़ मैंने कहाँ पर बताया, कोई चीज़ है जो उसमें से होकर गुजरेगी। जैसे द ट्रेन पास थ्रू द टनल, ट्रेन सुरंग के अंदर से तो होकर गुजरेगी ना। वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, जो जंगल है ना उसमें से होकर गुजरना पड़ेगा आपको, तो इसलिए यहाँ पर थ्रू आएगा, अक्रॉस नहीं आएगा। जब आप किसी चीज़ को पार कर रहे हो एक साइड से दूसरी साइड पर, तब तो अक्रॉस आएगा, लेकिन जब होकर अंदर से गुजरोगे तो थ्रू आएगा। लाइट कम्स थ्रू द विंडो, रोशनी खिड़की से होकर आती है ना। द बुलेट वेंट थ्रू द ग्लास, गोली शीशे के आर पार निकल गई। अच्छा एक बात और है, अक्रॉस का मतलब ना बोथ साइड्स के लिए भी होता है। जैसे एक सेंटेंस है, अ ट्री फेल अक्रॉस द रोड, एक पेड़ है जो सड़क के आर पार गिर गया, मतलब दोनों साइड के ऊपर गिर गया। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मुलाकात होना। व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अब आप मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस सही है। आप कहेंगे सही है सर, मैं कॉलेज में जा रहा था, अचानक से मेरा दोस्त मुझे मिल गया। लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर सडनली आ गया। केम अक्रॉस का मतलब भी सडनली ही दिखा रहा है, और सडनली आपने लगा भी दिया, तो दो सडनली तो नहीं हो सकते। एक बारी तो अचानक दिखाओगे ना, तो सडनली को काटना पड़ेगा। ध्यान रहे कि कम अक्रॉस का अर्थ होता है अचानक से मुलाकात होना, और कम अक्रॉस के साथ में सडनली नहीं आता। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है सही है सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस गलत है। When I was going to college, I came across my childhood friend, ये सेंटेंस सही होगा। और कम अक्रॉस के साथ में कई बार एरर आता है विद के साथ में। जैसे इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा, I came across with him, I came across him आएगा सेंटेंस, ये सही होगा। She came across a rare book in the library, he came across an interesting article online, they came across a problem while working, I came across this photo while cleaning my room। एक कंफ्यूजिंग पेयर रहता है बाय और विद का, दोनों का मतलब होता है के द्वारा।
लेकिन विद का आप यूज़ करते हो किसी औजार या किसी हथियार के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द पेपर वॉज साइंड बाय हिम। सेंटेंस सही है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम के साथ में बाय आ गया, पेपर उसके द्वारा साइन किया गया। लेकिन मैंने लिखा डैश अ पार्कर पेन। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे बाय आएगा या विद आएगा? यहाँ पर आएगा विद। क्यों आएगा विद? क्योंकि पेन एक टूल है, एक औजार है। तो द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विद अ पार्कर पेन, बाय अ पार्कर पेन नहीं आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस और देता हूँ आपको, द स्नेक वॉज किल्ड डैश द मैन डैश अ स्टिक। अब आप मुझे बताओ कहाँ पर बाय आएगा, कहाँ पर विद आएगा? द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन, द मैन ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए बाय ठीक है, लेकिन अ स्टिक एक हथियार है और हथियार के साथ में आता है विद। यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश डैश अ स्मॉल रॉड। बहुत आसान है, समझ में आ ही गया होगा, विद आएगा क्योंकि स्मॉल रॉड एक हथियार होता है और हथियार के साथ में हम विद का यूज़ करते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के। दोनों का मतलब होता है के बावजूद। हिंदी में इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। तो कन्फ्यूजन पता है कहाँ पर आता है? जैसे एक सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, अब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सेंटेंस ठीक है, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है इन स्पाइट ऑफ की। तो आपका माइंड सोचता है कि डिस्पाइट के साथ में भी ऑफ ही आएगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अक्सर यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करते हैं, डिस्पाइट के साथ में ऑफ लगा देते हैं। तो सही सेंटेंस होगा डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। दोनों का मतलब सेम है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह असफल हो गया, फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ द रेन दे कंटिन्यूड द मैच। आपके समझ में आ ही गया होगा, डिस्पाइट द रेन दे कंटिन्यूड द मैच। आपका माइंड आपसे कहेगा कि डिस्पाइट के साथ में भी ऑफ लगा तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता। नेक्स्ट है अमंग एंड बिटवीन। अमंग का यूज़ होता है हमेशा दो से ज़्यादा के लिए और बिटवीन का यूज़ होता है दो के लिए। जैसे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे आ गए ना, दो से ज़्यादा आ गए, तो टीचर ने मिठाई बांटी बच्चों के बीच में। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन रमेश एंड सुरेश, तो फिर दो लोगों की बात आई है तो बिटवीन आएगा। द मैच इज़ बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, डिवाइड द मनी बिटवीन द टू ब्रदर्स, द क्लिनिक विल ओपन बिटवीन 4 and 5 PM। यहाँ पर ध्यान देना, एंड आएगा, टू नहीं आएगा। बिटवीन के बाद में जो कंजंक्शन आता है वो एंड आता है, टू नहीं आता। और अगर दो से ज़्यादा हैं तो आप क्या कहोगे? शी वॉज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के बीच में बैठी हुई थी। डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन्ड अमंग स्टूडेंट्स। देयर वॉज कन्फ्यूजन अमंग द पीपल। लोगों के बीच में कन्फ्यूजन था। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये जितना आसान लग रहा है ना आपको, उतना आसान है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, देयर इज़ अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड डैश इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर बिटवीन आएगा या अमंग आएगा? आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर अमंग आएगा क्योंकि दो से ज़्यादा हैं। देखो यहाँ पर दो से ज़्यादा तो हैं, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। देखो मैच जब होगा ना, तो या तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा, या इंडिया या न्यूजीलैंड का होगा, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि तीनों टीमें एक ही मैच को खेलने लगी हैं साथ में। आपस में दो टीमों के बीच में होगा ना, भले ही 3 टीम्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन मैच तो 2 टीम्स के बीच में ही होगा। तो इसी वजह से अमंग नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा बिटवीन। बिल्कुल ऐसे ही मैंने एक और सेंटेंस दिया आपको, अ सीक्रेट वॉज शेयर्ड डैश द 3 फ्रेंड्स। अब आप मुझे बताओ अमंग आएगा या बिटवीन आएगा? देखो यहाँ पर बिटवीन भी ठीक है और अमंग भी ठीक है, लेकिन बिटवीन और अमंग दोनों का मीनिंग बदल जाएगा। बिटवीन का मतलब क्या होगा कि एक दोस्त से दूसरे दोस्त को पता लगा और दूसरे दोस्त से तीसरे दोस्त को पता लगा। लेकिन अगर आपने अमंग का यूज़ करा इस सेंटेंस में, तो इसका मतलब होगा कि तीनों दोस्तों को एक साथ पता लग गया। बात आ रही है आपके समझ में? अगर ग्रुप में उस सीक्रेट को शेयर किया गया, तीनों दोस्त वहाँ पर मौजूद थे एक साथ, तब तो अमंग ठीक है। लेकिन मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है कि एक दोस्त से दूसरे दोस्त को पता लगा, 2 दोस्तों को पता लगा, फिर जो दोस्त था उसने तीसरे वाले को अलग से बताया, तो पता तो यहाँ पर 3 लोगों को ही लगा, लेकिन अलग अलग टाइम पर लगा, इंडिविजुअलिटी आ गई यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, यहाँ से आपका सवाल बन सकता है। अच्छा, एक वर्ड आपने सुना होगा अमंगस्ट। देखो अमंगस्ट का यूज़ आज की मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता। पुराना जो लिटरेचर है, पोइट्री है, जो क्लासिकल यूसेज है, वहाँ पर तो यूज़ होगा। आज की मॉडर्न इंग्लिश में ये नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आने वाला आपका, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अमंग का यूज़ आप सब जगह पे करेंगे, लेकिन अमंगस्ट का यूज़ होगा जब ऑब्जेक्ट आपका वॉवल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑब्जेक्ट है दैम,
तो यहाँ पर तो अमंग ही आएगा, अमंगस्ट आ ही नहीं सकता। लेकिन मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट है अस, तो यहाँ पर अमंग को भी लिख सकते हो और अमंगस्ट को भी लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अमंग का ही एक भाई होता है अमिड। अमिड का मतलब भी होता है इन द मिडल ऑफ या सराउंडेड बाय। लेकिन फ़र्क क्या होता है, अमंग का यूज़ हम करते हैं काउंटेबल चीज़ों के लिए जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अमिड का यूज़ होता है सिचुएशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, इवेंट्स के लिए, नॉइज़ के लिए, क्योस के लिए। एंड इट इज़ नॉट फॉर काउंटिंग पीपल वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल से बात आपके समझ में आएगी। द मैच वॉज स्टॉप्ड डैश हैवी रेन। अब आप मुझे बताओ अमंग आएगा या अमिड आएगा? अमिड आएगा ना, क्योंकि हैवी रेन एक सिचुएशन है और सिचुएशन में आप अमंग का यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। ही स्पोक कामली अमिड क्योस। क्योस को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। स्कूल्स वर क्लोज्ड डैश सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये भी सिचुएशन आ गई, काउंट नहीं कर सकते, तो अमिड यूज़ करो। जैसे दो सेंटेंसेस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, फियर स्प्रेड डैश द पीपल, और दूसरा सेंटेंस है ही रिमेंड काम डैश फियर। अब पहले वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है द पीपल, और दूसरे सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है फियर। तो क्योंकि लोगों को आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल है, तो अमंग यूज़ करोगे। दोनों का मतलब सेम निकल रहा है। और फियर को आप काउंट नहीं कर सकते, ये फीलिंग है, और फीलिंग के लिए मैंने आपको बताया अमिड का यूज़ करो। तो यहाँ पर अमंग और अमिड दोनों का मतलब अगर हिंदी में निकालोगे सेम निकलेगा, लेकिन फ़र्क क्या है, द पीपल काउंटेबल है इसलिए अमंग का यूज़ करा, और फियर एक फीलिंग है इसलिए अमिड का यूज़ करा। शी फाउंड पीस अमिड सफरिंग। द विलेज सर्वाइव्ड अमिड पोवर्टी। ही स्माइल्ड अमिड क्रिटिसिज्म। अमिड की एक बहन होती है अमिडस्ट। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, 100% इंटरचेंजेबल है। बस फ़र्क ये है कि अमिड्स ओल्ड फैशनड हो चुका है, आज की मॉडर्न इंग्लिश में नहीं यूज़ होता, यहाँ से आपका सवाल भी नहीं बनेगा। हाँ, अगर पुराना लिटरेचर पढ़ोगे, क्लासिकल यूसेज देखोगे, तो वहाँ पर आपको ये वर्ड मिल जाएगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और रही बात मतलब की, तो अमिड और अमिड्स दोनों का मतलब सेम है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर को। बहुत कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को, लेकिन इस वीडियो के बाद में आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सिंस का इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा सिंस 2020, आपके फ़ौरन समझ में आ गया कि कौन से साल की बात हो रही है। 2020 में कोरोना वायरस आया था, लोग परेशान हो रहे थे, पूरे दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, काफ़ी अफरा तफरी फैली हुई थी। मैंने कहा सिंस 1947, फ़ौरन आपके माइंड में क्लिक करेगा कि 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। मैंने कहा सिंस मंडे, ये स्पेसिफिक टाइम है क्योंकि आपको पता है कि संडे के बाद में ही आएगा और ट्यूसडे से पहले ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फ्राइडे के बाद में मंडे आ जाए। मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, आपको पता है ना कि रात के बाद में ही सुबह होती है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि दोपहर के बाद में सुबह हो गई, तो स्पेसिफिक हो गया। सिंस 5 AM, आपको पता है कि 4 बजे के बाद 5 बजते हैं। सिंस चाइल्डहुड, ये भी स्पेसिफिक है क्योंकि अडल्टहुड से पहले ही तो चाइल्डहुड आता है, फिक्स है, ये स्पेसिफिक है, आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ है ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है फॉर। जैसे मैंने कहा फॉर 2 आवर्स। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से 2 घंटों की बात हो रही है? सुबह के हैं, शाम के हैं, मई के हैं, जून के हैं, जुलाई के हैं, सर्दियों में हैं, गर्मियों में हैं, 2020 के हैं, 2022 के हैं, 2025 के हैं? नहीं बता सकते ना, स्पेसिफिक है ही नहीं, कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन बता रहा है कि कोई काम है जो सिर्फ 2 घंटे तक चला। फॉर 5 ईयर्स मैंने कहा, कौन से 5 साल की बात हो रही है भाई? 2000 से 2005 की हो रही है, 2005 से 2010 की हो रही है, नहीं पता ना आपको। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने कह दिया, ये भी स्पेसिफिक नहीं है, आपको नहीं पता। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ कि कौन सा लंबा टाइम था, वो आप नहीं बता सकते। फॉर 3 डेज़ मैंने कहा, कौन से दिन है? मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, आपको नहीं पता। तो ये बता रहा है ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020, मैं 2020 से यहाँ पर रह रहा हूँ। वी वेटेड फॉर एन आवर, हमने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब टाइम की बात निकली ही है तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। देखो, जब भी एग्जैक्ट टाइम होता है तब आप एट का यूज़ करते हो, मंथ के साथ आप यूज़ करते हो इन का, ईयर के साथ आप यूज़ करते हो इन का, कोई डे होता है तो ऑन आता है, डेट होती है तो ऑन आता है। ये बात ज़्यादातर बच्चों को पता होगी। जैसे आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock, घंटे की बात आई है ना, यहाँ पे 7 o'clock है तो एट यूज़ करा। अगर मुझे कहना होगा कि मैं दिल्ली सितंबर में पहुँचा था तो मैं कहूँगा इन सितंबर, क्योंकि मंथ आ गया।
अगर मुझे कहना होगा कि मैं 2010 में पहुंचा था तो मैं कहूँगा इन 2010, क्योंकि ईयर आ गया, ईयर के साथ में इन आता है। अगर मुझे कहना होगा कि मंडे को पहुंचा था तो मैं कहूँगा ऑन मंडे। अगर कोई डेट बतानी होगी तो कहूँगा ऑन 7 सितंबर। तो इतनी बात तो सबको क्लियर है, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं आपका। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जो बात सही भी है। लेकिन मान लो कि इस तरह का सेंटेंस आ गया जिसके आखिर में डेट लिखी हुई हो द इवनिंग ऑफ मे द 2। पीछे कोई सेंटेंस है, सेंटेंस को मैं नहीं लिख रहा ताकि आपका पूरा फोकस डेट के ऊपर रहे। तो कोई सा भी सेंटेंस है, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद में डैश और आखिर में ये डेट है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर आपने इन लिखा तो सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑफ के साथ में अगर कोई डे या कोई डेट आ जाए तो फिर ऑन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर्स कंफ्यूज करते हैं। ये हैं छोटी छोटी सी बारीकियाँ जो बहुत कम टीचर्स आपको बताते हैं। तो सही आंसर होगा ऑन द इवनिंग ऑफ मे द 2। बिल्कुल ऐसे ही डैश लिखा हुआ है, द मॉर्निंग ऑफ मंडे इन 2022 लिख दिया, तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग नहीं होगा, ऑन द मॉर्निंग होगा। या मान लो इस तरह का सेंटेंस आया, डैश द नाइट ऑफ 1 जनवरी इन 2024, तो यहाँ पर ना तो एट आएगा ना इन आएगा, यहाँ आएगा ऑन, क्योंकि ऑफ के साथ में डेट लिखी हुई है। ऑन द इवनिंग ऑफ हिज बर्थडे, ऑन द आफ्टरनून ऑफ मंडे। बात आ गई आपके समझ में? इसकी प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है एट नाइट का और इन द नाइट का। कहीं कहीं पर आप देखते हो एट नाइट लिखा हुआ होगा, कहीं कहीं पर देखते हो इन द नाइट लिखा हुआ होगा। तो फ़र्क क्या है? देखो, एट नाइट यूज़ होता है जनरल सेंस में, मतलब हर रात आपकी एक जैसी। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी एट नाइट। क्या मतलब हुआ? कि मैं हर रात को पढ़ता हूँ, ये मेरी एक हैबिट है, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है, रात को मैं पढ़ता ही हूँ। ही स्लीप्स एट नाइट, वह रात को सोता है, कोई बड़ी बात नहीं है, रोज़ का यही काम है, रोज़ रात को ऐसे ही होता है। तो ये जनरल सेंस है। लेकिन मैंने कहा समवन नॉक्ड एट द डोर इन द नाइट, यहाँ पर इन द नाइट क्यों आया? क्योंकि किसी ख़ास रात की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है। हर रात को कोई आके दरवाज़ा नहीं खटखटाता। तो जब भी पर्टिकुलर नाइट की बात होगी ना, वहाँ पर इन द नाइट आएगा। जैसे आई वोक अप ट्वाइस इन द नाइट। अब कितनी बार ऐसा होता है कि मैं रात को 2 बार उठता हूँ? कभी कभार ही तो होगा ना, किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। रोज़ रोज़ तो ऐसा होता नहीं, ये तो मेरी हैबिट है नहीं, तो इसलिए मैंने इन द नाइट का यूज़ करा। इतना डीप करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाली ऐसी वीडियो। इसको बहुत संभाल कर रखना अपने पास में। और आप लोग ये नोट डाउन कर लो कि डॉन, डस्क, डे ब्रेक, सनराइज, नून, सनसेट और नाइट, इन सब के साथ में एट आता है। नाइट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कहाँ पर एट लगाना है, कहाँ पर इन द नाइट लगाना है। तो इसको नोट डाउन कर लो, इन सब के साथ में एट आता है। चलो अब मैं आपको ओवर का यूसेज बताता हूँ। आपने बहुत जगह हो सकता है सुना हो कि अगर कोई चीज़ टच कर रही है तो ओवर का यूज़ करो, टच नहीं कर रही तो ओवर का यूज़ मत करो। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस तरह से सीखोगे तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे और गलती करोगे ही करोगे। 3 जगह पर ध्यान रखो कि आपको ओवर का यूज़ करना है। पहली है कवरिंग, दूसरी है क्रॉसिंग, तीसरी है मूवमेंट। बस ये 3 याद रखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, हमें अपने सर के ऊपर छत की ज़रूरत है। आपके सर के ऊपर छत आ रही है, कवर कर रही है आपको। जैसे मैंने कहा द ब्रिज इज़ बिल्ट ओवर द रिवर, अब जो पुल है वो रिवर को क्रॉस कर रहा होगा और क्रॉसिंग के लिए ओवर आएगा। शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, जो ब्लैंकेट है वो बेबी को कवर करेगा, तो दोबारा से ओवर लिखोगे। द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, यहाँ पर आ गई मूवमेंट, मूवमेंट के साथ में भी ओवर ही आता है। अ प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, क्या हुई यहाँ पे? मूवमेंट हुई, प्लेन मूव करता है ना। ही हेल्ड हिज हैंड ओवर हिज आइज, अपने हाथों से उसने आंखों को कवर करा। शी स्प्रेड अ क्लोथ ओवर द टेबल, दोबारा से कवरिंग है तो ओवर का यूज़ करा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अंडर का यूज़ कहाँ पर करना है आपको। अंडर का पहला यूसेज होता है पोजीशन का। पोजीशन बताता है जब कोई वस्तु दूसरे के नीचे हो। जैसे द बुक इज़ अंडर द टेबल, बुक जो है वो टेबल के नीचे है, दिखा रहा है ना कि कोई चीज़ है वो दूसरी चीज़ के नीचे है। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे सो रही है। द कीज आर अंडर द पिलो, चाबियां तकिए के नीचे हैं। दूसरा यूसेज है कंट्रोल या अथॉरिटी का, जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी के कंट्रोल में हो, किसी के अधीन हो। ही वर्क्स अंडर अ मैनेजर, वह मैनेजर के अंडर काम करता है। द कंट्री इज अंडर अ न्यू गवर्नमेंट, देश नई सरकार के अधीन है, नई सरकार देश को चला रही है। बहुत आसान है, इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कंडीशन, या तो सिचुएशन या प्रोसेस, जब किसी चीज़ की कंडीशन, सिचुएशन या प्रोसेस को बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिज इज़ अंडर रिपेयर, पुल मरम्मत में है।
शी इज अंडर प्रेशर, उसकी कंडीशन बता रहा है कि वो बहुत दबाव में है, बहुत स्ट्रेस में है। द मैटर इज अंडर डिस्कशन, मामला चर्चा में है। अब मैं आपको अबव और बिलो के बारे में बताऊंगा। देखो अबव या बिलो में ना आपको हमेशा एक लेवल मिलेगा, कोई स्टैंडर्ड होगा, कोई लेवल होगा या कोई मार्क होगा, उससे या तो चीज़ें अबव होंगी या फिर बिलो होंगी, या तो उससे ज़्यादा होंगी या उससे नीचे होंगी। फॉर एग्जाम्पल, द रिवर इज़ फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, यहाँ पर एक लेवल दिया हुआ है, डेंजर लेवल है कोई सा, उससे ऊपर फ्लो है रिवर का, एक आपको मार्क दिया हुआ है जिससे ऊपर या नीचे होगा। द सन रोज अबव द हॉराइजन, हॉराइजन एक स्टैंडर्ड है, उससे ऊपर है सन। हिज ऑफिस इज अबव द बैंक, बैंक से ऊपर है उसका ऑफिस। बैंक क्या हो गया, एक मार्क हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया, उससे ऊपर दिखा रहे हैं ना। द शेल्फ इज अबव द सिंक, सिंक एक मार्क है, उससे ऊपर है शेल्फ। बात आ रही है आपके समझ में? अबव का यूज़ वहाँ होता है जब किसी लेवल से, किसी मार्क से, किसी स्टैंडर्ड से ऊपर आपको दिखाना होता है। और इसका अपोजिट बिलो है। द टेम्परेचर इज बिलो ज़ीरो, राइट योर नेम बिलो द पिक्चर, पिक्चर के नीचे अपना नाम लिखो। द फ्लोर बिलो अस इज़ वेरी नॉइजी, हमारा नीचे वाले जो फ्लोर है ना वहाँ से बड़ा शोर आता है। तो हमारा फ्लोर हो गया मार्क, उससे नीचे। हिज रैंक इज बिलो द टॉप 10, उसकी रैंक टॉप 10 से नीचे है। चिल्ड्रन बिलो 5 नीड स्पेशल केयर, 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो 5 साल यहाँ पर स्टैंडर्ड हो गया, उससे नीचे आपको बता रहे हैं। द वार्निंग इज रिटन बिलो द साइन, साइन के नीचे वार्निंग लिखी हुई थी, साइन के नीचे। नेक्स्ट आपको पढ़ाता हूँ बिहाइंड, बहुत आसान है, आपको पता ही होगा। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरी चीज़ के पीछे हो, अब वो फिजिकल पोजीशन भी हो सकती है या कोई फिगरेटिव मीनिंग भी निकल सकता है। फिगरेटिव मीनिंग मतलब पढ़ाई में पीछे रह जाना, काम में पीछे रह जाना, डेवलपमेंट में पीछे रह जाना। तो वर्ड बहुत भारी भरकम है लेकिन है कुछ नहीं। सपोर्ट, सपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है बिहाइंड, जब आप किसी के पीछे खड़े हों, समर्थन देना, उसको सपोर्ट करना। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द चेयर, बिल्ली कुर्सी के पीछे बैठी है। ही स्टूड बिहाइंड द वॉल, वह दीवार के पीछे खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम इन द क्यू, मैं लाइन में उसके पीछे खड़ा था। आर कार इज बिहाइंड द बस, हमारी कार बस के पीछे है। ही इज बिहाइंड इन हिज स्टडीज, वह पढ़ाई में पीछे है। द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल, प्रोजेक्ट शेड्यूल के पीछे चल रहा है। तो ये तो आपको आता ही होगा, लेकिन सपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है, जैसे हिज फैमिली इज़ बिहाइंड हिम। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फैमिली उसके पीछे खड़ी हुई है, मतलब लिटरल मीनिंग तो यही है, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है। जैसे माई पेरेंट्स आर बिहाइंड मी इन एवरी डिसीजन, मेरे पेरेंट्स मेरे हर फैसले में मेरे साथ में होते हैं। इसका मतलब ये निकल कर आएगा। द होल टीम इज़ बिहाइंड द कैप्टन, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी टीम कैप्टन के पीछे खड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी टीम कैप्टन के साथ में है, उसको सपोर्ट कर रही है। हर फैमिली स्टूड बिहाइंड हर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल समय में उसका परिवार उसके साथ में खड़ा रहा। डिसिप्लिन इज द सीक्रेट बिहाइंड हिज सक्सेस, डिसिप्लिन उसकी सफलता का रहस्य है। द टीचर्स गाइडेंस इज बिहाइंड हर प्रोग्रेस। अब हम देखते हैं टू और टूवर्ड्स को, बहुत आसान है ये। टू यूज़ होता है डेस्टिनेशन के लिए और टूवर्ड्स का यूज़ होता है इन द डायरेक्शन ऑफ। और एक बात और बता देता हूँ, टूवर्ड्स लिखो या टूवर्ड लिखो एक ही बात है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। डेस्टिनेशन अगर मुझे बतानी है, जैसे मैंने कहा कि रमेश इज़ गोइंग टू कॉलेज, इसका क्या मतलब है कि रमेश कॉलेज में ही जा रहा है, वो उसकी डेस्टिनेशन है, वो कहीं और नहीं जाएगा, कॉलेज में जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि रमेश इज़ गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, इसका मतलब यह है कि रमेश कॉलेज की तरफ तो जा रहा है लेकिन कॉलेज में नहीं जा रहा। हो सकता है कि कॉलेज के रास्ते में कोई रेस्टोरेंट हो, वहाँ पर वो खाना खाने जा रहा हो, या फिर कॉलेज के रास्ते में कोई चाय की दुकान हो बहुत अच्छी, वहाँ पे वो चाय पीने जा रहा हो, कुछ भी काम हो सकता है, लेकिन वो कॉलेज में नहीं जा रहा, रास्ता वही है। जैसे द ट्रेन इज़ गोइंग टू दिल्ली, क्या मतलब हुआ कि ट्रेन दिल्ली में ही जा रही है, दिल्ली पर रुकेगी वो जाके। लेकिन अगर मैंने कहा द ट्रेन इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिल्ली, इसका मतलब है कि दिल्ली की ओर जा रही है ट्रेन, दिल्ली पर नहीं जा रही, दिल्ली की ओर जा रही है। हो सकता है पंजाब जा रही हो, या हो सकता है जयपुर जा रही हो, मेरठ जा रही हो, लेकिन दिल्ली नहीं जा रही, दिल्ली की तरफ जा रही है। बहुत आसान है ये, आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अलॉन्ग। अलॉन्ग का मतलब होता है साथ साथ। जैसे शी वॉक्ड अलॉन्ग द रोड, इसका मतलब होगा कि वो रोड में किनारे किनारे चली, जहाँ जहाँ पे रोड जा रहा था उसके साथ साथ में वो भी जा रही थी। वी स्ट्रॉल्ड अलॉन्ग द रिवर, हम नदी के किनारे किनारे टहले, जहाँ जहाँ पे नदी जा रही थी हम भी साथ साथ में चलते रहे। देयर आर शॉप्स अलॉन्ग दिस स्ट्रीट, क्या मतलब हुआ कि ये जो गली है ना, इसके साथ साथ में दुकानें भी हैं,
जैसे जैसे ये गली जा रही है वैसे वैसे दुकानें भी बनी हुई हैं। अच्छा, अलॉन्ग के साथ में विद का भी यूज़ किया जाता है। विद का यूज़ हम तब करते हैं जब दो या उससे ज़्यादा लोग या चीज़ें एक साथ हों। फॉर एग्जाम्पल, शी केम अलॉन्ग विद हर ब्रदर, वह अपने भाई के साथ में आई। दो पैरेलल चीज़ें हो गई ना, वो तो आई, अपने भाई को भी साथ में लेकर आई। द टी वॉज सर्व्ड अलॉन्ग विद स्नैक्स, चाय तो सर्व करी ही गई थी, चाय के साथ में स्नैक्स भी थे, दो चीज़ें पैरेलल हो गई। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, टीचर तो जा ही रहे हैं ट्रिप पे, स्टूडेंट्स को भी साथ में लेके जा रहे हैं। ही सबमिटेड द फॉर्म अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, उसने फॉर्म को तो सबमिट करा ही, फॉर्म के साथ साथ में क्या सबमिट करा, डॉक्यूमेंट्स भी करे। द मैनेजर अलॉन्ग विद हिज टीम वॉज प्रेजेंट, मैनेजर तो प्रेजेंट था ही, मैनेजर के साथ में उसकी टीम भी थी। तो जब दो या उससे ज़्यादा लोग या चीज़ें एक साथ में होती हैं तब हम अलॉन्ग के साथ में विद का यूज़ करते हैं। अच्छा, डेस्टिनेशन के लिए एक प्रेपोजिशन और यूज़ होता है, वो है फॉर। लीव, स्टार्ट, डिपार्ट, इनके साथ में आप फॉर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी लेफ्ट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए चली गई। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है ना। ही इज़ लीविंग फॉर द ऑफिस, वह ऑफिस के लिए जा रहा है। द ट्रेन डिपार्टेड फॉर दिल्ली, ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। अब मुझे पढ़ाना है होम के बारे में। आप कहोगे सर होम, होम तो प्रेपोजिशन होते ही नहीं है। हाँ, प्रेपोजिशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से अलग से पढ़ा रहा हूँ। देखो, होम को आप एज अ नाउन भी यूज़ करते हो और एज अ एडवर्ब भी यूज़ करते हो। दिक्कत ये है कि जब ये नाउन होगा तब तो आपको प्रेपोजिशन लगाना है, लेकिन जब ये एज अ एडवर्ब होगा तब आपको कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाना। अब आप कहोगे कि सर कैसे पहचाने, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत आसान है यार। अगर होम से पहले माई, हिज, आर, आ, द, दिस ये वर्ड्स आपको मिलें तो ये नाउन है, और अगर ये वर्ड्स आपको नहीं मिले तो वो एडवर्ब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग डैश होम। अब आप मुझे बताओ कि होम से पहले इनमें से कोई वर्ड है? नहीं है ना, तो टू नहीं लगाओगे। अगर आपने इस सेंटेंस में टू लगा दिया, आई एम गोइंग टू होम कर दिया, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, आई एम गोइंग होम। शी वेंट होम अर्ली, दे केम होम लास्ट नाइट, ही रिटर्न्ड होम सेफली। लेकिन मान लेते हैं आई एम गोइंग डैश माई होम, माई लिखा हुआ है तो ये क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ प्रेपोजिशन आपको लगानी पड़ेगा। तो यहाँ आपको टू लगाना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू माई होम लगाना पड़ेगा। अगर टू नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत है। शी वॉज टेकन टू हिज होम, वी रिटर्न टू आवर होम आफ्टर द ट्रिप। होम से पहले आप देखो आर लिखा हुआ है। दे रैन होम इन द रेन, आई विल रिटर्न होम टू नाइट, द चिल्ड्रन वॉक होम टूगेदर, प्लीज टेक मी होम। ही ड्रोव होम आफ्टर वर्क, ही ड्रोव टू होम आफ्टर वर्क नहीं होगा। वी स्टेड आउट लेट एंड केम होम एट मिडनाइट, केम टू होम नहीं होगा। तो इतनी बात आपके क्लियर हो गई कि होम एज अ नाउन भी यूज़ होता है, एज अ एडवर्ब भी यूज़ होता है। एडवर्ब के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, और जब ये नाउन होगा तब आपको प्रेपोजिशन लगाना ही लगाना है। और इसको कैसे पहचानोगे, साफ शब्दों में मैंने लिख दिया ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। एक प्रेपोजिशन आपका अगेंस्ट भी होता है। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ होना या फिर अपोजिंग समवन, आपको पता ही है। इसका दूसरे यूसेज होता है किसी चीज़ के सहारे खड़ा होना। शी रेस्टेड हर हेड अगेंस्ट द पिलो, क्या मतलब हुआ कि उसने तकिए पर सहारा लेकर सर रखा। द लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री, सीढ़ी पेड़ के सहारे रखी है। द बाइसाइकिल वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द फेंस, साइकिल बाड़ के सहारे खड़ी थी। ही सैट अगेंस्ट द डोर, क्या मतलब हुआ कि वो दरवाजे से टिक कर बैठा था। और अगर आपको अगेंस्ट ऐसा खिलाफ यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं ही इज़ अगेंस्ट करप्शन, वह करप्शन के खिलाफ है। आई एम अगेंस्ट दिस प्लान, मैं इस प्लान के खिलाफ हूँ। द वर्कर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द लॉ, वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया इस लॉ के खिलाफ। अप, डाउन और अप टू। अप का आपको पता है ऊपर, डाउन पता है नीचे। अप टू का मतलब होता है लिमिट, जहाँ पर लिमिट आ जाए। कोई चीज़ ऊपर तो है लेकिन एक हद तक। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड क्लाइम्ड अप द ट्री, बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ा। ही केम डाउन द हिल, वो पहाड़ी से नीचे आ गया। लेकिन अप टू का यूज़ होता है जहाँ पर एक लिमिट सेट हो जाती है। जैसे द शॉप इज़ ओपन अप टू 10 PM, 10 बजे तक ही खुली हुई है, 10 बजे के बाद बंद हो जाएगी। 10 बजे उसकी लिमिट आ गई। चिल्ड्रन अप टू 5 years आर फ्री, 5 साल की उम्र तक के बच्चे फ्री हैं। टेम्परेचर्स में राइज अप टू 45 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऊपर तो जाएंगे, ऊपर का तो दिखा रहा है ये भी, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट सेट है। ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा। 45 डिग्री सेल्सियस की एक लिमिट आ गई। नेक्स्ट है टिल और अनटिल, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। टिल भी यूज़ कर सकते हो, अनटिल भी यूज़ कर सकते हो। टिल थोड़ा सा इनफॉर्मल है और अनटिल थोड़ा फॉर्मल है, बाकी मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है। दे शो द एंड पॉइंट ऑफ टाइम, हिंदी में कहते हैं तक।
जैसे वेट टिल इवनिंग, मेरा शाम तक इंतज़ार करो। शाम एंड पॉइंट ऑफ टाइम है, कब तक इंतज़ार करना है? शाम तक करना है। द शॉप इज़ ओपन टिल 9 PM, कब तक दुकान खुली हुई है? 9 बजे तक खुली हुई है। 9 बजे एंड पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके बाद दुकान नहीं खुलेगी, बंद हो जाएगी। आई स्टेड देयर टिल मंडे, मैं मंडे तक वहाँ पे रहा, तो मंडे एंड पॉइंट ऑफ टाइम है। मंडे के बाद मैं वहाँ से चला गया, आखिरी पॉइंट क्या है? मंडे है। आई स्टेड देयर टिल मिडनाइट, मैं आधी रात तक वहाँ रुका रहा। तक आ रहा है ना हिंदी में, तक। ही वर्कड अंटिल द एंड, वह आखिर तक काम करता रहा। द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अंटिल या फिर टिल नेक्स्ट सेशन, अगले सेशन तक गवर्नमेंट कोई भी बिल पास नहीं करेगी। अंटिल भी लिख सकते हो, टिल भी लिख सकते हो। दोस्तों प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में बाय का भी यूज़ होता है। बाय दिखाता है डेडलाइन को, जैसे फॉर एग्जांपल फिनिश द वर्क बाय 5 PM, 5 बजे तक काम को ख़त्म करना है। 5 बजे डेडलाइन है, 5 बजे तक पूरा करना है, या तो उससे पहले कर लो, लेकिन आखिरी टाइम क्या है? 5 बजे का है तुम्हारे पास में। आई विल रिटर्न बाय इवनिंग, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। शाम से पहले भी आ सकता हूँ, नहीं तो शाम तक तो आ ही जाऊँगा। शाम डेडलाइन है। सबमिट द फॉर्म बाय मंडे, मंडे तक फॉर्म को सबमिट कर दो। मंडे से पहले भी हो सकता है, लेकिन मंडे तो डेडलाइन है। द रिपोर्ट विल बी रेडी बाय टुमारो, रिपोर्ट कल तक तैयार हो जाएगी। कल तक तो हो ही जाएगी, डेडलाइन है वो, लेकिन उससे पहले भी हो सकती है। दोस्तों एट और इन प्लेस के बारे में बताने के लिए भी यूज़ होता है। एट यूज़ होता है एग्जैक्ट प्लेस के बारे में बताने के लिए, जो छोटी जगह होती है, और इन यूज़ होता है बड़े एरिया को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट बल्लीमारान इन दिल्ली। अब देखो दिल्ली तो बहुत बड़ी जगह है, इसमें बहुत सारे एरिया आते हैं। इसमें पीतमपुरा है, लक्ष्मी नगर है, जहांगीरपुरी है, ओखला है, निज़ामुद्दीन है, बहुत सारी जगह है ना यहाँ पे, बहुत बड़ा एरिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ करा इन। लेकिन बल्लीमारान एक छोटी सी जगह है, स्पेसिफिक जगह है, एग्जैक्ट प्लेस है, तो छोटी जगह के लिए आता है एट। जैसे मैंने कहा शी इज़ एट द डोर, वह दरवाजे पर है। अब पूरे घर को छोड़कर, लॉबी को छोड़ के, बालकनी को छोड़ के, वॉशरूम को छोड़ के और बेडरूम को छोड़ के कहाँ पर है? वो दरवाजे पर है। तो एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ उसकी कि वो दरवाजे पर खड़ी है। ही वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप के ऊपर इंतज़ार कर रहा था। एग्जैक्ट लोकेशन है उसकी बस स्टॉप।